गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 1 अप्रैल 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट पेज पे जो है ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सरकार ने पिछले वर्ष क्या हुआ था कि एक समिति बनाई थी, विवेक जोशी समिति। और विवेक जोशी समिति सरकार बनाई थी, उसका रीजन यही था कि विवेक जोशी समिति सरकार को रिकमेंड करे कि आसपा हमें पूर्वोत्तर के क्षेत्र से हटाना। तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र से आसपा हटे, इसके लिए विवेक जोशी समिति बनाई गई थी। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं इस समिति के सिफारिश पे ही आई थिंक सरकार नागालैंड, मणिपुर और असम के क्षेत्रों से आज आसपा हटा रही है। अब देखिए, आसपा क्या है? आसपा मतलब होता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। कोई भी जगह अशांत जगह मान लीजिए होती है, एथनिक लिंचिंग वहाँ पे हो रही है, अशांत जगह हो रही है, अलगाववादी घटना हो रही है, तो वहाँ पे अगर आसपा कानून लागू कर देती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे सशस्त्र बल को विशेष अधिकार दिया गया है, राइट। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए सशस्त्र बल अपने तरह से काम कर सकती है या उसको विशेष अधिकार के तहत वहाँ पे काम कर सकती है। 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी, इसे लाया गया था और बाद में 3 महीने के बाद इसे कानून बना दिया गया, संसद में पारित कर दिया गया। पूर्वोत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो आज़ादी से पहले भी अलगाववादी घटना होती रही थी, हिंसा की घटना होती रही थी। ग्रेटर नागालैंड की मांग नागा के द्वारा किया जाता रहा है, तो कई सारे एथनिक लिंचिंग या कई सारी मांगे वहाँ पे होती रही है, कई सारे अलगाववादी घटना वहाँ पे होते रहे हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता था कि वहाँ पे आसपा को लागू करके इन घटनाओं को रोका जाए। नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे, समूह के आधार पे, जाति के आधार पे, ये सब जो मतभेद है, इस मतभेद को रोका जाए, ये हमारी प्राथमिकता थी। 1972 में कुछ संशोधन के बाद असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर लगभग समस्त पूर्वोत्तर में आसपा लागू कर दिया गया था 1972 में। अब क्या देख रहे हैं कि त्रिपुरा में अगर आप देखेंगे 2015 में और मेघालय में 2018 में आसपा को पूरी तरह से हटा लिया गया है। और फाइनली हम देख रहे हैं कि आज से नागालैंड, मणिपुर और असम के क्षेत्रों से भी आसपा हटेगा। तो अच्छा कदम है और सभी जगह के मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत किया है। देखिए, ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अभी अब आप देखिएगा, रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और ऐसे कंडीशन में भारत को दोनों ही देश, रूस भी अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट रूस के विदेश मंत्री भी कल भारत पहुंच चुके हैं, कल शाम में भारत पहुंच चुके हैं। ये जो है ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, वो भी भारत में हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे अमेरिका के डिप्टी एनएसए भी भारत में है। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अमेरिका के डिप्टी स्टेटमेंट के बारे में, डिप्टी एनएसए के बारे में, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला, सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा आपके साथ। अमेरिका के डिप्टी एनएसए का नाम है दिलीप सिंह, भारतीय मूल के, भारतीय ओरिजिन के हैं। तो डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने एक इम्पॉर्टेंट बातें कही। वो ये कही है कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन अगर भारत पे आक्रमण करता है तो रूस उसकी मदद के लिए सामने आएगा। इस तरह का स्टेटमेंट डिप्लोमेसी में नहीं दिया जाता। क्या भारत ने कभी, जब चीन के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी, वर्तमान में भी चल रहा है, तो क्या भारत ने कभी अमेरिका से मदद मांगा है? नहीं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, अगर आप इसको फॉरेन रिलेशन को आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको याद भी होगा कि जो हमारा क्वाड बना है, क्वाड जो बना है उसमें 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं।
क्वाड को मिलिट्री अलायंस का दर्जा दिया जाए, इसका पक्ष अमेरिका कर रहा था। जिस तरह से नाटो का मिलिट्री अलायंस का दर्जा है, नाटो का मिलिट्री अलायंस का दर्जा है, इसका मतलब यह है कि नाटो के एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो पे हमला। मान लीजिए नाटो का एक छोटा सा देश है लिथुआनिया, लिथुआनिया पे कल रूस हमला करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि रूस ने अमेरिका पे भी हमला किया है, रूस ने ब्रिटेन पे भी हमला किया, रूस ने फ्रांस पे भी हमला किया। तो सभी देश रिटेलिएट करेंगे, मिलके रूस पे हमला करेंगे। तो ये मतलब होता है नाटो का। तो इसी तरह से क्वाड के को मिलिट्री अलायंस का दर्जा दिए जाने की बात चल रही थी। अमेरिका लगातार इसके पक्ष में था कि क्वाड को मिलिट्री अलायंस का दर्जा दिया जाए। इसका मतलब कि क्वाड के एक देश पे हमला मतलब हर एक क्वाड के चारों ही देश पे हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर रिटेलिएट करेंगे। भारत ने इसको मना कर दिया था और फाइनली इसी तरह का कुछ मिलिट्री अलायंस ऑकस के रूप में भारत ने बनाया है इंडो पैसिफिक में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। ये 3 देश हैं। तो ये मिलिट्री अलायंस है बेसिकली। ऑकस को मिलिट्री अलायंस के रूप में स्थापित किया गया। तो भारत ने कभी प्रत्यक्ष तौर पे चीन के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, अमेरिका से हमने कभी मदद नहीं मांगा। तो अमेरिका के डिप्टी एनएसए का इस तरह का स्टेटमेंट भारत में आकर के नहीं देना चाहिए। अब लौटते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ ये है कि भारत जो है स्पष्ट कर रहा है कि भारत को तेल की ज़रूरत है और भारत को गैस की ज़रूरत है। अगर आप देखिए ढंग से देखिए तो यूरोप के देश भी कहीं ना कहीं तेल और गैस के लिए रूस पे डिपेंडेंट है। यूरोप का लगभग 30% गैस और तेल रूस से परचेज होता है और अभी भी परचेज हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे चर्चा भी इनफैक्ट दिया हुआ है कि रूस से मार्च महीने में यूरोप ने रूस से 30% ज़्यादा तेल खरीदा। तो सवाल ये होता है कि आप खुद तेल खरीद रहे हैं रूस से, तो आप हम पे क्यों बोल रहे हैं कि हम तेल ना खरीदे रूस से? तो ये तो दोहरी नीति हो गई ना, दोगलापन की नीति इसको आप कह सकते हैं कि आप खुद तेल परचेज कर रहे हैं। मार्च महीने में आपने 30% ज़्यादा तेल परचेज किया है रूस से और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप रूस से तेल परचेज ना करें। तो अमेरिका और नाटो के देशों को चाहिए कि सबसे पहले वो यूरोप को बंद करें, कि यूरोप रूस से तेल परचेज करना बंद करें, नाटो के देश रूस से तेल परचेज बंद करें, नाटो के देश रूस से जो है कोई संबंध ना रखें, नाटो के देश रूस से कोई गैस संबंध ना रखें, गैस ना खरीदें, तब जाकर के भारत को ज्ञान दें। बहरहाल भारत का ये पक्ष है कि अगर हमको गैस की आवश्यकता है, अगर हमको तेल की आवश्यकता है, हमें 125 करोड़ देश के लोगों के बारे में सोचना है, तो निश्चित तौर पर अगर हमें सस्ता मिलेगा जहां से, वहां से हम ले लेंगे। एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं। पीएम बोले लौट के आना ज्ञान से ज़्यादा अनुभव होता है अहम। राज्यसभा के 72 सदस्यों का रिटायरमेंट हो गया। देखिए राज्यसभा में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यानी 72 सदस्य का रिटायरमेंट होता है और 72 नए सदस्य 1/3 सदस्य नए चुन के आते हैं 2 साल के बाद। तो इन 72 सदस्यों का रिटायरमेंट हुआ, मतलब कई सारे इनमें से जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका रिटायरमेंट हुआ। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा करता हूं कि जब 1952 में 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, तो उस समय में राज्यसभा के मान लीजिए टोटल के टोटल 245 मेंबर उस समय मान लीजिए राज्यसभा में शामिल थे। तो 245 टोटल मेंबर थे राज्यसभा में। तो राज्यसभा का गठन जब 1952 में हुआ था, तो पहली बार मान लीजिए प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य छोड़ के जाएगा। तो पहली अगर 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे छोड़ के जाएगा, तो 1954 में अगर मान लीजिए जो सदस्य 1952 में राज्यसभा की स्थापना के बाद राज्यसभा का सदस्य बना है, 1954 में अगर 1/3 सदस्य छोड़ के जाएगा, 72 सदस्य छोड़ के जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली बार सदस्य 1954 में छोड़ के जाएगा तो सिर्फ 2 वर्ष में 1/3 सदस्य छोड़ के जा रहा है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राइट। तो इसके लिए प्रोविजन क्या किया गया था कि लॉटरी सिस्टम का व्यवस्था किया गया था। तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो है पहले 72 सदस्यों को सिर्फ 2 वर्ष के कार्यकाल के साथ 1954 में रिटायरमेंट किया गया था। फिर
एक तिहाई सदस्यों यानी 72 सदस्यों को फिर 1956 में 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद रिटायरमेंट किया था, और 1956 से ये प्रक्रिया पूरी तरह से लागू हो गई कि 6 वर्ष के कार्यकाल के साथ एक सदस्य रिटायर होंगे। तो लॉटरी सिस्टम बेसिकली 1954 और 1956 में लागू किया गया था हमारे देश में, और उस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों को रिटायर किया गया था पहली बार। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने चर्चा की आपके साथ। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये रूस के विदेश मंत्री है, कल शाम में भारत पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अभी जो रूस यूक्रेन लड़ाई चल रहा है, तो प्रयास कर रहा है सभी देश कि सभी देश रूस भारत को अपने पाले में किया जाए। यूरोपीय देश, अमेरिका और रूस, ये सभी प्रयास कर रहे हैं कि भारत को अपने पाले में किया जाए। इस टॉपिक पे मुझे एक एडिटोरियल डिस्कस करना। ये टॉपिक ये है कि जो है अल्पसंख्यक का दर्जा जो है राज्यवार दिया जाना चाहिए। अगर आप सिख को कहते हैं कि सिख अल्पसंख्यक है देश में, बिल्कुल है, पूरे भारत को लेवल पे कंपेयर कीजिए तो सिख अल्पसंख्यक है। लेकिन क्या पंजाब में सिख अल्पसंख्यक है? बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि पंजाब में सिख को अल्पसंख्यक का क्यों सुविधा दिया जा रहा है? तो सिख को सुविधा पंजाब में भी अल्पसंख्यक का सुविधा है, मुस्लिम को जम्मू कश्मीर में भी अल्पसंख्यक का सुविधा है। तो ये दिक्कत है। तो इसी को लेकर के असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं, राज्यवार नहीं, हम तो जिलावार अल्पसंख्यकों को दर्जा देंगे। मसलन यहाँ पे उन्होंने कुछ जिला की चर्चा किया है। असम के कुछ जिला, इतने जिला है, यहाँ पे आप देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है, हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 9.9% है। तो जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 9.9% है, तो वहाँ हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया जाएगा? तो ऐसे जगह पे अल्पसंख्यक को दर्जा जो है, मान लीजिए जो वहाँ पे कम कम्युनिटी के लोग हैं उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। सिंपल है। जिस जगह पर मान लीजिए सिर्फ 9.9% हिंदू हो, या 9.9% मुस्लिम हो, 9.9% सिख हो, 9.9% ईसाई हो, तो जहाँ पे जो कम रहेगा, जिसकी पॉपुलेशन कम होगी, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री का ये कहना है, और असम के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम तो जिला वाइज अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। तो इस टॉपिक पे मुझे एडिटोरियल डिस्कस करना है, तो मैं वहीं पे करूँगा आपके साथ। देखिए एनसीबी लगातार चर्चा में होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स को रेगुलेट करने का बेसिकली काम करती है। तो कई बार हमने इस पर चर्चा किया है। हिमाचल में स्थापित होगा देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इशू सबसे पहले सुन लीजिए कि इशू क्या है। इशू ये है कि जो एंटीबायोटिक दवा बनता है, उस दवा में कहीं न कहीं अच्छे खासे पानी की आवश्यकता होती है, और उस पानी को क्या होता है कि यूज करने के बाद उस पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है। तो नदी में छोड़ दिया जाएगा तो नदी क्या होगी? दूषित हो जाती है। नदी दूषित हो जाएगी तो नदी के अंदर जो जीव जंतु हैं मर जाएंगे। या मान लीजिए जो नदी में जो मछली रहता है, मछली ने उस पानी को पिया, तो वो मछली जो है कहीं ना कहीं लोग अगर खाएगा तो लोग भी प्रभावित होगा। तो एंटीबायोटिक दवा बनाने में वहाँ पे जो दवा बनती है, उस दवा बनने में जो पानी इस्तेमाल होता है, उस पानी को डायरेक्टली समुद्र में ना छोड़ा जाए, डायरेक्टली नदी में ना छोड़ा जाए। ये आदेश दिया था एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये आदेश किया था। और उसके बाद क्या हो रहा है कि लगातार प्रयास हो रहा है। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हिमाचल में बनेगा और सोलन जिला में बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एंटीबायोटिक बन रहा है, ये प्लांट है, एंटीबायोटिक बन रहा है। इसके बाद जो है नाले से पानी जो है समुद्र की ओर या नदी की ओर जा रही है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए प्लांट बनेगा, और ये प्लांट क्या करेगा? जितनी भी पानी जाएगी उस पानी को प्यूरिफाई कर देगा, और प्यूरिफाई करके उसको पीने लायक बना देगा। तो ये पानी जो है लोग पीना भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह का पहला प्लांट हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एमएसएमई के कायाकल्प पे शुरू हो रहा है काम। देखिए 2-3 पॉइंट यहां पे दिया हुआ। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं एमएसएमई को लेकर के।
27 जून को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योग दिवस मनाया जाता है, यानी एमएसएमई डे मनाया जाता है 27 जून को। 2017 में ही यूनाइटेड नेशन ने घोषणा किया है और 27 जून को, प्रत्येक वर्ष 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 2021 की जो थीम थी एमएसएमई डे का था वो था की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो वनडे एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह में, यूपीपीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमएसएमई के 3 भाग होता है। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहला होता है माइक्रो इंटरप्राइजेज या माइक्रो इंडस्ट्रीज। माइक्रो इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो उसे कहा जाएगा माइक्रो इंडस्ट्रीज या माइक्रो इंटरप्राइजेस। वैसी इंडस्ट्रीज जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक ना हो और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से अधिक ना हो उसे कहा जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज। और वैसे इंडस्ट्रीज या वैसे इंटरप्राइजेज जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 2.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, उसे कहा जाएगा मीडियम इंटरप्राइजेज। डेफिनेशन को लेकर के भी बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक 65th बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। माइक्रो इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा जिसमें निवेश 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल में निवेश 10 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। मीडियम में निवेश 50 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन फुलफिल करेगी तभी जाकर के किसी इंडस्ट्रीज को मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल या माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जा सकता है। भारत में एमएसएमई की स्थिति देखा जाए 2018-19 के आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 6.34 करोड़ संयंत्र हैं। 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई देश में काम कर रहे हैं और इसमें अधिकांशतः 51% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। 11 करोड़ लोगों को ये एमएसएमई रोजगार प्रोवाइड करती है। हमारे देश में जितना भी निर्यात होता है उसमें 45% हिस्सा और जीडीपी में 25% हिस्सा एमएसएमई का है। देश में जितना भी एमएसएमई है उसमें 99.5% सूक्ष्म इंडस्ट्रीज है, सूक्ष्म इंटरप्राइजेज हैं, यानी माइक्रो इंटरप्राइजेज के दायरे में ये आता है। माइक्रो इंटरप्राइजेज फिर याद कीजिए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए टर्नओवर से अधिक नहीं होना चाहिए था। वर्तमान में एमएसएमई में 66% उद्यम समाज के निचले तबकों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर हमें समाज के निचले तबकों को भी बेहतर करना हो तो एमएसएमई को हमें सुधारना होगा। 12.5% एससी, 4.1% एसटी, 49% अनपिछड़ा वर्ग भी एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। तो इन वर्गों के कल्याण में भी आवश्यकता है कि हमें एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब देखिए सरकारी प्रयास, सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं। तो गूगल और सीडीबी साथ में मिलकर के एमएसएमई को 110 करोड़ रुपए का ऋण देगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये काफी पहले शुरू किया गया था, एमएसएमई को के लिए शुरू किया गया था। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए इसको शुरू किया गया था। पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन और पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना, स्फूर्ति योजना भी बेसिकली एमएसएमई के लिए शुरू किया गया। एस्पायर योजना अगर आप देखेंगे ये भी एमएसएमई के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत में देखिए तो क्रेडिट गारंटी योजना, यानी आत्मनिर्भर भारत में भी जो है कई सारे प्लान शुरू किया गया था एमएसएमई के लिए। एमएसएमई को बिना किसी मॉर्गेज के ऋण देने की व्यवस्था भी शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत में। चैंपियन पोर्टल इसके लिए शुरू किया गया था। समाधान, एमएसएमई समाधान इसके लिए शुरू किया गया। और इस न्यूज में अगर आप पढ़ेंगे तो रणनीतिक विनिवेश योजना, प्रत्येक राज्य अपने यहाँ रणनीतिक विनिवेश योजना लाएगी और उसके तहत केंद्र सरकार उसे मदद करेगी। साथ ही साथ
यहाँ पे इस न्यूज़ में ये भी चर्चा है कि प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, यानी एमएसएमई का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको सर्टिफाई किया जाएगा ताकि उसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और एमएसएमई को ऋण आसानी से मिले, इसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक आप एमएसएमई का इम्प्रूवमेंट नहीं कीजिएगा, आप सोच कर देखिए कि देश का 45% जितना निर्यात होता है वो एमएसएमई करती हैं और हमारे देश के जीडीपी का 25% योगदान एमएसएमई का, छोटे उद्योग का। तो जब तक छोटे उद्योग को डेवलप नहीं कीजिएगा तो भारत को आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसलिए एमएसएमई पे आप लोग एक कॉन्क्रीट नोट भी बनाइएगा। एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके, इस टॉपिक पे मुझे डिटेल से डिस्कस करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अल्पसंख्यक की पहचान भारत में 2 आधार पर किया जाता है। तो एक तो किया जाता है धर्म के आधार पे और दूसरा किया जाता है भाषा के आधार पे। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे भारत में अल्पसंख्यक धर्म के आधार पे ही पहचान किया गया, भाषा को बहुत कम प्रेफरेंस दिया गया। अगर भाषा को प्रेफरेंस दिया जाता है तो आप सोच कर देखिए, जो बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती है, तो वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक का दर्जा देने का भले ही संवैधानिक प्रोविज़न है, लेकिन ये बहुत कम दिया जाता है। अधिकतर जगह जो हमारे यहाँ दिया गया वो धर्म के आधार पर दिया गया। और धर्म के आधार पर अगर भी आप देखेंगे तो लगभग 6 कम्युनिटी को या 6 धर्म के लोगों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। उसमें एक मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी नहीं है, मुस्लिम, एक सेकेंड, हाँ मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है। तो ये को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। इन जाति के लोगों को टोटल 5 है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ। अब इशू ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डाटा देखेंगे, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में, हिंदू माइनॉरिटी में है। लक्षद्वीप देख लीजिए, वहाँ पे सिर्फ 2.5% हिंदू है। मिजोरम में 2.75% हिंदू है। नागालैंड में 8.75% हिंदू है। मेघालय में 11.53% हिंदू है। जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू है। अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू है और मणिपुर में 31% हिंदू है। पंजाब में 38% हिंदू है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर यहाँ पे हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया जाए? यहाँ पे भी हिंदू मेजोरिटी का दर्जा क्यों है? देखिए पंजाब में जहाँ पे सिख मेजोरिटी में, हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में, लेकिन बावजूद सिख को माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। सिख को भारत के संविधान के आर्टिकल 29-30 के तहत वो अपना शिक्षण संस्थान भी वहाँ पे स्थापित कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 29-30 का लाभ हिंदू को नहीं मिलेगा। या कई सारे लाभ जो है जो अल्पसंख्यक को मिलता है वो पंजाब में भी हिंदू को नहीं मिलेगा। यही कुछ हाल है जम्मू कश्मीर का, यही कुछ हाल है नागालैंड का। तो यही केस गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि भारत में बहुत विविधता का भारत देश है, तो ऐसे कंडीशन में राज्य के आधार पे अल्पसंख्यक की पहचान होनी चाहिए, ना कि पूरे देश के आधार पे। चूँकि नागालैंड में ईसाई जो है कम्युनिटी को आप देखेंगे तो नागालैंड में ईसाई कम्युनिटी जो है मेजोरिटी में है, तो फिर नागालैंड में ईसाई कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दिया गया? नागालैंड में कायदे से ये होना चाहिए कि मुस्लिम को मेजोरिटी का दर्जा, माइनॉरिटी का दर्जा होना चाहिए, मुस्लिम को अल्पसंख्यक का दर्जा होना चाहिए, हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी ईसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ। मुस्लिम को तो मिला ही मिला, लेकिन हिंदू को वहाँ नहीं मिला है, क्योंकि देश भर में अगर आप देखेंगे तो हिंदू मेजोरिटी में है। तो इसी इशू को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इशू मैटर गया हुआ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार इसको सुनने का प्रयास कर रही है। इस एडिटोरियल में भी चर्चा इसी पॉइंट पे किया गया। देखिए 2 इशू गया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि अल्पसंख्यक की पहचान जो है राज्यवार होनी चाहिए, यानी राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक की पहचान की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक को जो सुविधा है वो राज्य के आधार पर दिया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक को
घोषित करने का केंद्र सरकार के पास मनमाना अधिकार है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया है, लेकिन हिंदू, यहूदी, बहावी ये सब जो धर्म के लोग हैं 9 राज्य में ये अल्पसंख्यक है, लेकिन यहाँ पे इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक की पहचान मिलने के बाद आर्टिकल 30A के तहत धार्मिक हो या भाषाई हो अधिकार प्राप्त करता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपने रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। 3 तरह के शिक्षण संस्थान वो स्थापित कर सकता है, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपना शिक्षण संस्थान भी वो स्थापित कर सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात किया जाए, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी और पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी। भारत के संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 5 इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य का अल्पसंख्यक होना जरूरी है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीतामढ़ी में जो है मां जानकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लग रही है, और सीतामढ़ी बिहार का वो जगह है जहां पे मां सीता का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पे इस पेज पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रूस ने तालिबान को मान्यता दिया। मैं शॉक हो गया देख के कि रूस ने आखिर तालिबान को क्यों मान्यता दिया। अभी तक पाकिस्तान मान्यता नहीं दिया, चीन ने मान्यता नहीं दिया, तो रूस इसको मान्यता दे दिया है। और रूस मान्यता दिया है तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान और चीन भी जल्द इसको मान्यता दे देगा तालिबान को। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।